दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम चालू करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 4, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है मेघालय की। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। भारतीय राज्य मेघालय की सीमा जो है ये भूटान से नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही उत्तर त्रिपुरा हो जाएगा, आप जान लीजिएगा। त्रिपुरा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी सीमा असम और मिजोरम से मिलती है और ये तीन तरफ उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और त्रिपुरा की राजधानी आप जानते हैं अगरतला है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको बताना है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा। तो उत्तर है बिहार, ऑप्शन ए। दोस्तों विदेशिया जो है बिहार की नाट्य कला शैली, ये लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है। इस लोक नृत्य शैली का पिता भिखारी ठाकुर को माना जाता है और इस नृत्य में महिला पात्र की भूमिका भी पुरुष कलाकार करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो सही उत्तर गोल्डन पांडा पुरस्कार, ऑप्शन बी। दोस्तों गोल्डन पांडा पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर है 11 जुलाई को। दोस्तों प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासकीय परिषद द्वारा वर्ष 1989 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय किया गया और प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है आपके 1980, 1959, 1966 या 1978। तो सही उत्तर 1966। दोस्तों एबीडी यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक चरम गरीबी के प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बूंदी या फिर डूंगरपुर। तो सही उत्तर है जैसलमेर, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी या स्वर्ण शहर के नाम से जाना जाता है और आप जान लीजिए जोधपुर इसको ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है ये विंग्स ऑफ फायर या अग्नि की उड़ान, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों में इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडोमिटेबल स्पिरिट, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, ये सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, तो कोई आसान बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। दोस्तों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और ये आर्टिकल है 100 सब सेक्शन 3। दोस्तों, अनुच्छेद 103 के अनुसार 100 सब सेक्शन 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल जलान या पी चिदम्बरम को? तो सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे और उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर है फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, जो आर्थिक समीक्षा है या इकोनॉमिक सर्वे, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये बजट अवधि से पूर्व वर्ष के आंकड़ों के अनुमानों को समाविष्ट करता है। तो याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, CRR का असंक्षिप्त रूप या विस्तृत रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद आरक्षित अनुपात। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे साख नियंत्रण के उपाय के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम किस कृषि विश्वविद्यालय या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? कहाँ पर? पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में या फिर कानपुर में? तो सही उत्तर है 1960 में स्थापित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम 1972 में बदलकर जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये प्रश्न अब अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था हो जाएगा, ये है नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके आप देखिए 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है, वायुदाब को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर? तो सही उत्तर है, वायुदाब मापने के यंत्र को दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत है और बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक गिरावट वर्षा की संभावना का संकेत करता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक चढ़ाव साफ मौसम का संकेत देता है। अगला प्रश्न बायोलॉजी से है कि घुटनों का जोड़ क्या होता है? धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लिका संधि या विसर्पण संधि? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोर संधि। दोस्तों, घुटनों का जोड़ कब्जा संधि या कोर संधि, जिसको हिंज ज्वाइंट कहा जाएगा, उसका उदाहरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, घुटनों का जोड़ कोर संधि होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, बड़ी आंत, छाती या अग्नाशय? तो सही उत्तर है अग्नाशय। अग्नाशय इसलिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है, जबकि अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है, यानी इसका कुछ भाग बहिस्रावी होता है और एंजाइम का स्रावण करता है और कुछ भाग अंतःस्रावी होता है और हार्मोन का स्रावण करता है। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टिन और सीसा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। दोस्तों सोल्डर नामक मिश्र धातु का उपयोग सामान्यतः फ्यूज बनाने में किया जाता है। इसका गलनांक लगभग 90 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोल्डर मिश्र धातु टिन और सीसा के मिश्रण से बनती है। अगला प्रश्न है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? दीमक, तिलचट्टा, लाल चींटी या फिर मच्छर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड दोस्तों ये आप जान लीजिए चींटियों से निकलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लाल चींटी। और फार्मिक एसिड इसको मीथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, एक कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से लाल चींटियों, मधुमक्खियों, बिच्छू और बर्रों के डंकों में पाया जाता है। कोई चींटी, विशेषकर लाल चींटी, जब डंक मारती है तो तीव्र जलन होने लगती है और ये जलन फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न संविधान राज व्यवस्था से है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 32। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40। तो सही उत्तर ऑप्शन सी अनुच्छेद 37। दोस्तों अनुच्छेद 37 में ये उल्लेख है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 44? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद 44 संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। और दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 से पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित या लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? आपको बताना है। तो सही उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल्स का जो सृजन हुआ है दोस्तों, ये संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। और जो होम मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, ये क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस महाजन या जस्टिस वीर स्वामी? तो सही उत्तर जस्टिस वी रामास्वामी, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? तो सही उत्तर 9 अगस्त 1942। दोस्तों आप जान लीजिए कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? यंग इंडिया, नवजीवन, स्वराज हिंद या इंडियन ओपिनियन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, वर्ष 1903 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। उन्होंने वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन या गांधी इरविन समझौता? तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर साइमन कमीशन का आगमन। दोस्तों, आप जान लीजिए साइमन कमीशन का आगमन 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आरंभ जो है दोस्तों, ये 3 फरवरी 1928 को हुआ था। ये पहली घटना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। याद रखिएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख लीजिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और अधिकाधिक ये 6 माह तक लागू होते थे। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। हावड़ा षड्यंत्र केस, इससे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी सम्मिलित थे। लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु को फांसी दी गई, भगत सिंह राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर अमीचंद या अमीरचंद संबंधित थे और अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष। तो 3 4 1 2, यहाँ पर देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महान अशोक किस वंश का शासक था? आपको बताना है। ये आसान सा प्रश्न है। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था। वो बिंदुसार का पुत्र और उसने 273 ईसा पूर्व के लगभग जो है राजगद्दी संभाली और 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। अशोक के इतिहास में प्रसिद्ध होने का प्रधान कारण बौद्ध धर्म और उसका प्रचार था। अगला प्रश्न है वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो उत्तर है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ए। दोस्तों, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई और भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना मेयो के समय में 1872 में प्रारंभ हुई। और आप जान लीजिए कि मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है आप बताइए। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? ये आपके लिए प्रश्न है, बताना है। लेकिन आप जान लीजिए कि बोध गया में कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए थे। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सम्राट और उसके मकबरे का मिलान करना है। तो आप जान लीजिए बाबर का मकबरा काबुल में है और अकबर का मकबरा आप जान लीजिए सिकंदरा में है।
जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या विजयसेन? तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन सी। दोस्तों, धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी महाविहार का निर्माण करवाया था। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाब, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर निवर्तनी मानसून? तो सही उत्तर है आपका पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में है, जो लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? पुलिकट, लोकटक, बुलर या चिल्का? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चिल्का झील, ऑप्शन डी। दोस्तों, ओडिशा राज्य में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा लोकटक झील मणिपुर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्कन पठार? तो सही उत्तर है तिब्बती पठार या तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के लद्दाख क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? आपको बताना है। रूस, भारत, चीन या यूएसए? तो सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन डी। दोस्तों, बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 के आंकड़ों के अनुसार कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 5 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तुर्की या तुर्किये की मुद्रा लीरा है। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम और आर्मेनिया की आर्मेनियम ड्रैम। तो 2 3 4 1 यहाँ पर 2 3 4 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब आइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या नोएडा? तो सही उत्तर प्रयागराज में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। दोस्तों, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पुणे, वाराणसी या लखनऊ? तो सही उत्तर है वाराणसी। दोस्तों, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न नए संसद भवन से है। नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है?
1050, 1125, 1195 या 1272। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1272, ऑप्शन डी। दोस्तों, नए संसद भवन में कुल 1272 सदस्यों, जिसमें लोकसभा सदस्यों के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? फिनलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल या पोलैंड? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में फिनलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड एक नॉर्डिक देश है जो अपने नॉर्डिक पड़ोसी देशों नॉर्वे और स्वीडन के साथ भू सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था? तो सही उत्तर है म्यांमार में, ऑप्शन बी। मई 2023 में भारत ने म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति से राहत सामग्री और सहायता प्रदान करने के लिए जो है ऑपरेशन करुणा चलाया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गुरुग्राम, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई? तो सही उत्तर तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। दोस्तों, 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या ओम बिड़ला को? तो सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू को। दोस्तों, याद रखिएगा, जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया। वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि 9 जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो सही उत्तर पाकिस्तान को। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 जो करंट अफेयर्स का है। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया? म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड या बांग्लादेश के लिए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम MV इम्प्रेस, याद रखिएगा, MV इम्प्रेस रखा गया है। ये भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पेट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा सामान्य गणित, हिंदी, कंप्रीहेंशन, अंग्रेजी और तर्क शक्ति क्षमता से संबंधित प्रश्न भी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें हमने केवल सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को कवर किया है। अन्य खंडों को भी आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा ताकि इस परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।